जय हिंद। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री शुरू होगा और चैप्टर होगा 5वां, तत्वों का वर्गीकरण। सवाल होगा कि तत्वों का वर्गीकरण में पहले जानेंगे तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक गुणों में विभाजित नहीं किया सकता है। ध्यान से, दो या दो से अधिक गुणों में इसको विभाजित नहीं किया सकता है, तत्व कहलाएगा। दूसरा, एक ही परमाणुओं के समूह। एक क्या लिख सकते हैं? एक ही परमाणुओं के समूह। एक ही परमाणु, एक ही परमाणु से बने होंगे उसे क्या कहेंगे? हम तत्व कहेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि आवर्ती का मतलब क्या है। आवर्ती का मतलब होता है एक खास समय, क्या बात करेंगे? समय के बारे में या फिर स्थान। एक खास समय या स्थान के बाद अगर रिपीट करने लगे अपने गुण को, क्या कहलाएगा? आवर्ती कहलाएगा। उसी खास समय या स्थान के आधार पर जब हम इसको इसको बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तत्व किसे कहेंगे? तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसे दो या दो से अधिक गुणों में विभक्त नहीं किया सकता, या फिर इसको बोल सकते हैं एक ही परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसके बाद आता है आवर्ती। आवर्ती समय या स्थान, एक खास समय या खास स्थान के बाद अपने गुण को क्या करता है? रिपीट करता है, क्या कहलाएगा? आवर्ती कहलाएगा। इसी स्थान और समय के आधार पर हम इसको विभक्त करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वर्गीकरण। अर्थात पूरे टॉपिक को बात करेंगे तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमको पढ़ना है। चलिए आगे जो है, आगे हम जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। इसके पहले जानेंगे कि तत्वों की आज तक खोज कितनी हो चुकी है। तो आपको पता होगा कि तत्वों की खोज जो हो चुकी है अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 118। देखिए यहाँ पर दिए 111, बट ये पुराना है, आपको याद रखना होगा। अभी तक 118 तत्वों की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। अब 118 तत्वों की खोज हो चुकी है तो इसको पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, एक एक करके पढ़िएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसी को कम समय में ज़्यादा हम कर सके कवर, यानी कि हम इसके गुण को एक के बारे में जाने, दूसरा का भी गुण बता सके, उसी के लिए हमने क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया है। देखिए इजी वे में अगर समझना चाहें तो इजी वे में भी समझ सकते हैं। इसको कैसे समझें, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई बिंदु है इस टाइप से सजा हुआ है, ऐसे डॉट डॉट करके सजा हुआ है, और कहा जाए काउंटिंग करिए, आपको काउंटिंग करने के लिए आपको एक एक करके इसको गिनना पड़ेगा कि 1 2 3 4 ऐसे गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को सुसज्जित रूप से कर दिया जाए, अर्थात इसको सजा के लिखा जाए, इसको अगर सजा दिया जाए 1 2 3 4, ऐसे हमने इसको लिख दिया और कहा कि गिनती करिए इसका, तो हम लोग क्या करते हैं आसान तरीका से कि गिनते हैं 1 2 3 4। एक में है 4, यानी कि, और एक में कितना है? 3, तो सीधे कहें कितना है? 12। क्या हमको एक एक करके गिनने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस टाइप से गिने ताकि कम टाइम में ज़्यादा कवर हो सके। इसके लिए हमने क्या बना रखा है? इसका वर्गीकरण शुरू किया। अब आप समझ गए होंगे तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो तत्वों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि कम टाइम में हम ज़्यादा गुण उसका बता सके, एक एक करने की पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 118 का तत्व है, पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट होता। तो आगे हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमको अगर बांटते हैं तो हमको क्या क्या लाभ होगा। तो हमारा लाभ होगा कि देखिए नियमित तरीका से हम बता सकते हैं, इसका ध्यान कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें आपका कि लाभ क्या होगा, तो हम नियमित तरीका से, यानी इनके तत्व गुण जो है ध्यान नियमित तरीका से कर सकते हैं। पहला बेनिफिट हो गया हमको। दूसरा क्या होगा कि हम इसको समूह में, एक विशेष समूह में रखेंगे और एक के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे के क्या करेंगे? बारे में बता देंगे, यानी तत्वों का अलग अलग अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा, हम इसके गुणों में क्रमिक परिवर्तन को बता सकते हैं कि किसके बाद क्या गुण होगा, इसके बाद गुण क्या होगा, हम बता सकते। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, यानी एक तरीका से हम बता सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होगा, यानी कि अगर विकर्णीय रूप से कहा जाए तो वैसे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं वर्गीकरण करने के बाद ही। और अगला बेनिफिट हमारा क्या है कि हम इसको एक समूह को दूसरे से संबंध बता सकते हैं। क्लियर हो गया होगा।
हमने कहा कि वर्गीकरण से हमारा लाभ क्या है, तो नियमित तरीक़ा से अध्ययन कर सकते हैं। इसको एक विशेष समूह में रख सकते हैं, जिसके कारण हम एक का अध्ययन करेंगे दूसरा को बता देंगे। तीसरा, क्रमिक परिवर्तन होगा तो हम उसको भी बता सकते हैं। संबंध बता सकते हैं कि इसके बीच में संबंध क्या होगा, एक समूह का संबंध दूसरे समूह से क्या होगा। देखिए, ऐसे भी हम बात करें कि अगर आप चावल को घर में पकता है तो कहते हैं चावल सीझा कि नहीं सीझा, पका कि नहीं पका, तो इसके लिए सारे दाने का टेस्ट नहीं करना होता है, एक दाने को टेस्ट करिए, सभी के बारे में बताते हैं कि हाँ जी ये पका है कि नहीं पका है। दूसरा, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं एक ठेला पर, तो अंगूर देखिए, अंगूर मीठा ही खट्टा है, क्या करते हैं एक दाने को हम लोग लेते हैं, एक दाने को लेते हैं और टेस्ट करते हैं। अगर खट्टा है तो बोलते हैं कि नहीं इसका अंगूर ही खट्टा है, मीठा होगा तो अंगूर क्या होगा, मीठा होगा। तो इस प्रकार हम एक से ही पूरे का डिसाइड कर देते हैं। वही कहा गया है कि एक समूह, पूरे समूह को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समूह में जितना तत्व है उसमें एक का अध्ययन करिए, उस समूह के पूरे के बारे में हम बता सकते हैं। ये तत्वों के वर्गीकरण का बेनिफिट है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। इसमें कहा गया इसके बाद आपका कि तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास शुरू होगा। अब तत्वों का वर्गीकरण, अब जरूरी है हमको तो कि एक के बारे में पढ़े और बाकी सब के बारे में बता दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, वर्गीकरण का प्रयास करना पड़ा। और सबसे पहला प्रयास जो किए थे वो किए थे, देखिए तत्वों का लेवोजियर ने किया था। किसने किया था, लेवोजियर। लवांजे लिखा हुआ है, लेवोजियर इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, लवाजे इंग्लिश में लिखा लेवोजियर, दोनों उच्चारण कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन है, अपना उच्चारण कर लीजिएगा। ये सबसे पहले आए और इन्होंने कहा कि हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। अब भाई कैसे करिएगा, किस आधार पर करिएगा, तो इन्होंने कहा कि धातुओं और अधातुओं के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर, धातु और अधातु के आधार पर। कौन किए, लेवोजियर, सबसे पहला प्रयास। और ध्यान रखिएगा, लेवोजियर को रसायन का पिता, किसका पिता, रसायन का पिता या जनक आप कह सकते हैं, कहा जाता है इनको, किनको, लेवोजियर को। तो अब इन्होंने कैसे किया कि धातु और धातु में वर्गीकरण, उस समय जो तत्व खोज हुआ था वो खोज हुआ था 31। जब लेवोजियर जब वर्गीकरण करे तत्वों का, उसमें खोज कितना हुआ था, 31 तत्व खोज हुआ था। इन्होंने बांटना शुरू किया दो कैटेगरी में, एक का किया धातु पर और एक का क्या किया, अधातु पर इन्होंने करना शुरू किया। अब जब इन्होंने कहा कि धातु धातु में क्वालिटी क्या क्या है, तो इन्होंने कहा धातु जो होता है वो चमकीला होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसका ऑक्साइड जो होगा वो भस्मीय होगा। देखिए इन्होंने क्या क्या कहा कि धातु अगर है तो वो क्या होगा, चमकीला होगा, आघातवर्धनीय होगा, तन्य होगा, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा, इसका ऑक्साइड जो होगा वो भस्मीय होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, चमकीला तो समझ गए कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आघातवर्धनीय क्या होता है, आघातवर्धनीय का मतलब होता है पिटने के बाद वो चादर के रूप में बनना चाहिए, फैलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आघातवर्धनीय। तन्य का मतलब क्या है, उसको खींचने के बाद उसके में खिंचाव उत्पन्न होना चाहिए, क्या हो जाएगा, तन्य कहलाएगा। ऊष्मा और विद्युत, यानी कि अगर आप ऊष्मा देते हैं या फिर करंट देते हैं तो उससे करंट सप्लाई होगा। एक बार फिर से बताते हैं, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का मतलब है कि उसको मारने के बाद या पीटने के बाद वो फैलना चाहिए, चादर बनना चाहिए, आघातवर्धनीय। तन्य कहेगा उसको खींचने के बाद उसमें खिंचाव उत्पन्न होना चाहिए। अगला, अगर धातु में अगर धातु है और उसमें करंट सप्लाई करेंगे तो वो ऊष्मा विद्युत क्या होगा, सुचालक होगा। और इसका ऑक्साइड, यानी कि धातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसका ऑक्साइड भस्मीय होना चाहिए। अब दिमाग में आएगा भस्मीय क्या है, भस्मीय के बारे में बात करेंगे हम, वो जब हम पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार और भस्म, तो उसमें हम बात करेंगे लवण, तो उसमें हम बात करेंगे कि भस्म क्या होता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसमें का आगे देखिए, हमने जो बोला है पहले ही बता दिया आपको, इसके ऑक्साइड क्या होंगे, भस्मीय होंगे। इसी प्रकार कहा उन्होंने कि धातुओं में क्या गुण होगा, तो हमने बताया कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें चमक नहीं होगा। क्या होगा, चमक नहीं होगा। किसमें, धातु में। आघातवर्धनीय नहीं होगा, तन्य नहीं होगा, ऊष्मा विद्युत का सुचालक
नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, कुचालक होगा। और इसके ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ये वाला ध्यान रखिएगा कि इसके ऑक्साइड भस्मिक होते हैं किसके, धातुओं के। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे भी आ सकते हैं, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। तो बच गया भास्मिक, तो भास्मिक क्या हो जाएगा, धातु का हो जाएगा। इसके बाद इनमें अगर इन्होंने किया लेकिन ये सही तरह से नहीं चल पाया, क्यों, कुछ रीजन आया इसके साथ। क्या रीजन आया, इतना साधारण था कि सभी को ये नहीं बांट पाए, सभी को ये नहीं बांट पाए। यानी एक को हम अगर एनालिसिस करते हैं, एक के बारे में पढ़ते हैं, तो दूसरा आप बता नहीं सकते हैं। ये इनमें एक रंग हो गया। दूसरा इसमें देखा जाए तो दूसरा क्या था कि सोडियम और प्लेटिनम दोनों धातुएं हैं, लेकिन दोनों क्वालिटी सेम नहीं है। सोडियम क्या है, बहुत ही अक्रियशील है, यानी कि बहुत ही क्रियाशील है, अक्रिय नहीं सॉरी, सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील है, जबकि प्लेटिनम बहुत ही कम क्रियाशील है, यानी कि अक्रिय बोल सकते हैं इसको। देखिए अति क्रियाशील सोडियम है, जबकि प्लेटिनम क्या है, एक अक्रिय धातु है। इसी कारण से इसको उत्प्रेरक रूप में क्या कहता है, इस्तेमाल कहता है। ध्यान से, पीटी का इस्तेमाल जो होता है वो कैटलिस्ट अर्थात उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। अब वहाँ बताएंगे उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करता है, अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो काम स्लो होगा उसको क्या कर देगा, फास्ट काम कर देगा। ये काम किसका है, प्लेटिनम का है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है, संयोजकता के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ कि जब बांटा गया तो ये फ्लॉप कर गए। क्यों फ्लॉप करके दिखा दिया हमने कि जो सोडियम और प्लेटिनम दोनों का एक धातुएं है, लेकिन इसे जब स्टडी किया गया तो पता चला सोडियम अति क्रियाशील है, जो प्लेटिनम क्रिया करता ही नहीं है। फिर तो गुण अलग अलग है, तो एक का अध्ययन करके दूसरे का गुण के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये फ्लॉप होने लगा। और ये जो है बहुत कम, क्योंकि जैसे ही खोज हुआ था उप धातु का, ये फ्लॉप होना शुरू हो गया। क्यों, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइज किस पर किया था, धातु और अधातु पर। इसके बाद आए और ग्रुप में किया गया एक, और वो था संयोजकता के आधार पर। किसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर किया गया वर्गीकरण। संयोजकता का आधार का मतलब था कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। जैसे अगर बाह्यतम कक्षा में 1 है तो कहा गया कि ये पहला में आएगा, 2 है तो दूसरा में आएगा, 3 है संयोजकता तो किस में आएगा, 3 में आएगा। यदि संयोजकता 1 है तो पहले वर्ग में रखा जाएगा, अगर संयोजकता 2 है दूसरे वर्ग में रखा जाएगा, 3 है तीसरे वर्ग में रखा जाएगा, यानी अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि जैसे कह सकते हैं एकल बॉन्ड के आधार पर, डबल बॉन्ड के आधार पर, ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। लेकिन परेशानी तब उठा जब कॉपर के बारे में आना शुरू किए। कॉपर +1 भी दर्शाता है, +1 और +2 भी दर्शाता है। अब दिक्कत होने लगा, कॉपर को किस में रखें, आप फर्स्ट ग्रुप में रखिएगा कि सेकंड ग्रुप में रखिएगा। इसी प्रकार ये आता था, एक अपवाद होता तो आदमी कहता कि चले रट जाइए, लेकिन कठिनाई तब बढ़ गई जब फेरस भी आ गया। जब फेरस है +2 और +3 दर्शाने लगा, इसमें भी कठिनाइयाँ बन गई कि भाई साहब ये तो दुगो हो गया। जब चेक किया गया एसएन का, इसका भी हालत वही है। देखिए लिखा होगा कॉपर की संयोजकताएँ 1 भी है 2 भी है, सवाल उठा किस में रखे। फेरस भी आया, इसकी भी संयोजकता का हालत वही है, 2 में रखे कि 2 भी है और 3 भी है, तो 2 में रखे या 3 में रखे। इसकी संयोजकता एसएन का 3 का 2 भी है और 4 भी है, और कठिनाइयाँ बढ़ने लगी। यानी कि अधिकांश देखने लगे कि संयोजकताएँ सबका 1 से ज़्यादा है, बहुत सारे का 1 से ज़्यादा है। वैसे स्थिति में वर्गीकरण क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब बताइए जब पॉसिबल ही नहीं बन पाएगा तो क्या इसको रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें। सोडियम और क्लोरीन दोनों की संयोजकताएँ एक एक होती है, लेकिन गुण क्या है, अलग अलग है। कुछ ऐसे भी देखा गया कि जिनकी संयोजकताएँ तो सेम है, लेकिन उनके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों में गुण अलग क्या है, सोडियम पर +1 होता है, यानी ये आपका विद्युत धनात्मक तत्व है, जबकि ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि -1 होता है। अब इससे आप क्लियर हो गया होगा कि संयोजकता भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब देखिए पहला फेल किया विद्युत
जो लेवोजियर साहब ने कहा धातु धातु पर क्यों फेल किया, तो आपने देखा कि हमने देखा कि सोडियम और प्लेटिनम दोनों धातु है, लेकिन दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है। उप धातु का खोज हो गया, उन्होंने बताया ही नहीं था धातु और उप धातु में क्या अंतर है, इसलिए वो धातु और धातु में चले गए थे। जो आया सिलिकॉन आया, बता ही नहीं पाए किस में रखे, तो वो भी फ्लॉप कर गया। आगे बात करते हैं इसके बाद संयोजकता के आधार पर। इन्होंने कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन संयोजकता होगी, इसकी जो भी परमाणु संयोजकता होगी उसी में हम कैटेगराइज करेंगे। 1 2 3 4 लेके चल रहे थे, लेकिन देखा गया कि एक से ज़्यादा भी कोई संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है तो फेल होने लगा। दूसरा देखा गया कि संयोजकता एक होने के बाद भी गुण क्या है, अलग अलग है। सोडियम और क्लोरीन का देख लीजिए, सोडियम का क्या संयोजकता है, एक ही है लेकिन विद्युत धनात्मक है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक है, लेकिन क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फ्लॉप कर गया। आप देखिए फ्लॉप होगा तो कोई दूसरा साइंटिस्ट जरूर कूदेगा बताने के लिए कि हम बता रहे हैं कैसे होगा। और इसके बाद आपको जानना बहुत जरूरी है, ये कंपटीशन में भी पूछता है और आपका 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इसके बाद जो है लेवोजियर फेल किया, संयोजकता का सिद्धांत फेल किया, तो तीसरे आने वाले हैं डोबराइनर। और डोबराइनर ने जो त्रिक का जो नियम दिया, वर्गीकरण का जो स्वरूप लिया, जिस सिद्धांत पर उन्होंने काम किया, उस सिद्धांत का नाम है त्रियक। यानी कह सकते हैं डोबराइनर ने जिस सिद्धांत पर काम किया था उसका नाम क्या दिया, त्रियक सिद्धांत। और डोबराइनर ने दिया था, इसलिए नाम क्या रखा गया है, डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत। और ये जो थे 19वीं सदी में आए और इन्होंने प्रारंभ किया। जॉन डोबराइनर जो रसायनज्ञ हैं, कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। इन्होंने ट्रिक दिया और कहा कि हम जो हैं इस किसके आधार पर बांटेंगे, तो कहा कि हम 3 को पहले लेंगे। कितने को लेंगे, 3 को लेंगे और 3 के समूहों में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। इसलिए इसको क्या किया गया, त्रियक कहलाते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा डोबराइनर का त्रिक नियम। इन्होंने 3 परमाणुओं या तत्वों का समूह में कैटेगराइज करना शुरू किया, इसलिए त्रिक नियम बोला गया। दिया किसने, डोबराइनर ने। नाम क्या रखेगा, डोबराइनर का त्रिक नियम। ये त्रिक नियम। अब बात करते हैं कि त्रिक नियम में इन्होंने क्या कहा था। आखिर कुछ नियम दिए हैं, त्रियक नियम दिए तो कुछ ना कुछ कहा हुआ है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, हम पहले लिख देते हैं ए बी और तीसरा लिखा सी। इन्होंने कहा इस ए का द्रव्यमान को हम सूचित कर रहे हैं एम ए से, इसका सूचित कर रहे हैं एम बी से और इसका सूचित कर रहे हैं एम सी से। ध्यान समझिएगा। इन्होंने कहा किनारे वाले जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान को जोड़िए। ध्यान से, किनारे वाले 3 को लिए हैं, किनारे वाले तत्वों को, तो किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, यानी कि एम ए प्लस एम सी। अब बटा में क्या करिए, 2 करिए। ये जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो एम बी का द्रव्यमान होगा। समझ में आ गया होगा। किनारे वाले 2 द्रव्यमानों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो कौन निकल के आएगा, बीच वाले का द्रव्यमान निकल करके आएगा। इसी को इन्होंने लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा आपको। त्रियक के तत्वों को उनके किस क्रम में सजाया गया है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। किसके क्रम में सजाया गया है, परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया गया है। कहा गया कि सजाने के बाद मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष तत्वों के परमाणु औसत होता है। औसत का मतलब आप पढ़े होंगे, जितना दिया हुआ है डाटा उस सबको ऊपर जोड़िए, जितनी संख्या ऊपर से भाग दीजिए। बताइए ए है, बी है और सी है, इन दोनों का द्रव्यमान कितना है, 2 है, तो कितना से भाग 2। इसी को क्या बोलते हैं, औसत। हमने सिंपल लैंग्वेज में समझाया था, उसी को लैंग्वेज में लिख दिया है कि आप क्या करें, परमाणु द्रव्यमान क्रम में 3 को सजाइए। उसके बाद किनारे वाले तत्वों का द्रव्यमान का औसत निकालिए, तो किसका आएगा, मध्यवर्ती तत्व जो है उसका द्रव्यमान निकल करके आएगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा सटीक हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40। इसके बाद करें बेरियम का कितना होता है, 137, 137। इनका द्रव्यमान जोड़िए, देखिए जोड़ दिया है, 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दिया, कितना है 88.5। और चेक किया गया कि 88.5 किसका द्रव्यमान है, तो वो था स्ट्रोंशियम, यानी बीच में कौन आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा। हमने क्या किया
किनारे वाले, जो किनारे में हैं उनके तत्वों के द्रव्यमान को जोड़ा है, यानी 40 + 137 जोड़ा। क्या कहा उसके बाद 2 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो आएगा वो चेक होगा कौन से तत्व का ये द्रव्यमान है। तो चेक हुआ तो किसका द्रव्यमान निकल के आया? स्ट्रोंशियम का। और स्ट्रोंशियम का तो कहा गया कि भाई साहब बीच में जो आएगा स्ट्रोंशियम होगा। अर्थात इसके कहने का मतलब है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो आपका गुण होगा वो मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान कितना है? 7, पोटेशियम का 39। दोनों को जोड़िए, जोड़ दिया 46 आएगा। जोड़ने के बाद क्या किया? 2 से डिवाइड किया, कितना है? 23। चेक किया गया कि 23 द्रव्यमान किसका है, तो चेक किया गया तो पता चला किसका है? सोडियम का है। और सोडियम का है तो इस तरह से बीच में क्या रखेंगे? सोडियम। इसका मतलब समझ गए होंगे आप अब कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का गुण क्या होगा? सेम सेम होगा। इसी प्रकार अगला हमने देखा कि क्लोरीन लिया, आयोडीन लिया, दोनों का द्रव्यमान को जोड़िए, जोड़ दिया। क्या करिए? 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 80, यानी 81.2। और इसी के आसपास चले गए तो कितना हो गया? 80। अर्थात 80 चेक किया गया तो किसका है? ब्रोमीन का है। तो कहा गया कि बीच में कौन आएगा? ब्रोमीन। अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का गुण क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गया होगा। यानी कि इन्होंने क्या किया? 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, किनारे वाले तत्वों का औसत द्रव्यमान निकाला। जो औसत द्रव्यमान निकल के आया वो मध्यवर्ती यानी बीच वाले तत्व का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यही डोवेनर का क्या है? त्रिक नियम है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या रही? तो विशेषताएं क्या रही इनकी कि ये बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ऊपर से नीचे जाइएगा। ऊपर था कैल्शियम, इसके बीच में आया था स्ट्रोंशियम और उसके बाद कौन आया था? बेरियम। ये जो है बता सकते हैं कि ऊपर से जाने पर सबसे कम क्रियाशील होगा कैल्शियम, बेरियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ध्यान रखिएगा, ये धातु है। क्या है? धातु है। मेटल की बात कर लेते हैं हम। इसी प्रकार ये भी क्या है? मेटल है। तो लिथियम जो है, सोडियम जो है और पोटेशियम, यानी कि हमने कहा लिथियम ऊपर होगा, सोडियम कहाँ होगा? नीचे होगा, उसके नीचे क्या होगा? पोटेशियम। ऊपर से नहीं जाने पर क्रियाशीलता का गुण क्या होगा जी? बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से लेकिन वर्ड जोड़े हुए हैं। ये किस में था? मेटल में था। आपसे कहा जाएगा नॉन मेटल होगा तब। जैसे नॉन मेटल में बात करेंगे, इन्होंने जो लिया था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या लिखेंगे? आयोडीन। ऊपर से नहीं जाने पर बढ़ता था। कब? जब धातु था तब। लेकिन ये क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। अतः इसका गुण क्या है? विपरीत शो करता है। ऊपर वाला ज़्यादा, नीचे वाला कम। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपर से नहीं जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन किस में? नॉन मेटल होगा तब। बात समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत करिएगा, ये है मेटल का है और ये किसका है? नॉन मेटल का है। इसके बाद आपका चलते हैं दूसरे पर कि ये जो है इन्होंने जो किया था स्थापित, ये बहुत सारे तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। देखिए यहाँ लिखा होगा संबंध स्थापित करता है परमाणु द्रव्यमान गुण पर, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। इन्होंने किया, परमाणु द्रव्यमान को बताया कि उनके गुण जो हैं संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन सभी तत्वों पर लागू होगा ऐसा नहीं था। सोचिए, अभी तक 3 हमने पढ़ा और तीनों क्या हो चुका है? फ्लॉप हो चुका है। तीनों क्या हो चुका है? फ्लॉप हो चुका है। और तीनों में फ्लॉप होने के कारण अब आप समझ सकते हैं कि अगला कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो ये बताएगा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हम बताएंगे हमारा वाला क्या है? सही है। अब चलते हैं उनके अगले कदम पर कि कौन साइंटिस्ट हैं जो आ कर के बताएंगे। तो वो हैं न्यूलैंड साहब। कौन है? न्यूलैंड साहब। इन्होंने कहा कि भाई हम बताएंगे कि तत्वों का वर्गीकरण करेंगे
कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, ताकि सबको इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और ये सवाल भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, 10वां में भी पूछा जाएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी लिखने के लिए आएगा कि न्यूलन का अष्टक नियम क्या बोलते हैं, न्यूलन का त्रिक नियम क्या था, लेवोजियर जो थे वो क्या बोल रहे थे। ध्यान समझिएगा इसको। अब न्यूलन का अष्टक नियम ये जो है 65-66 में आए, 1865-66 में। इन्होंने कहा कि हम जो करेंगे वो गीत पर करेंगे, यानी कि संगीत यानी गीत के आधार पर हम इसको, संगीत को आधार बना करके हम पढ़ेंगे इसको। अब इनको शौक था संगीत का, तो इन्होंने क्या किया, संगीत को ही अपना आधार बना दिया और कहा कि सारे गामा पधा निसा ये 8 के बाद रिपीट मारता है। किसके बाद रिपीट मारता है, 8 के बाद। यानी हम परमाणु द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे। किसके क्रम में सजाएंगे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे। उसके बाद चेक किया इन्होंने तो बताया कि जैसे ही हम 8 के बाद लौट कर आएंगे तो पहला का गुण जो होगा 8वें गुण क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से, पहला का गुण किससे बराबर हो रहा है, 8वें से। इन्होंने कहा कि जैसे ही सारे गाँव पधनी सा रिपीट होता है, एक क्रम, एक संख्या के बाद, एक स्थान के बाद, उसी प्रकार तत्व भी एक संख्या के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। पूछा गया कौन सी संख्या के बाद, तो कहा कि 8वें संख्या जो होता है पहले के सेम होता है, यानी पहला तत्व 8वें के बाद क्या होता है, सेम होने लगता है। देखिए, बढ़ते हुए परमाणु परमाणु द्रव्यमान क्रम में लिखिए, यानी सजाइए। तत्वों का प्रारंभ किससे मैच करता है, 8वें तत्व के गुण से मैच करने लगता है। जैसा कि संगीत का पहला 8वां स्वर पहले से क्या होता है, समान, हम पहले बता चुके हैं। इन्होंने संगीत को बेस बनाया था और ये कहा था पहला का गुण 8वें से क्या करता है, मैच करता है। आप देखिएगा जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे उसमें कि इन्होंने लिया था। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, समझा ही देते हैं आपको। लिथियम क्या था, लिथियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अक्रिय गैस की खोज उस समय नहीं हुआ था। इसके बाद है सोडियम। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला का गुण किससे मैच कर रहा है, 8वां से। अर्थात इन्होंने कहा था कि पहला का गुण 8वां से मैच करेगा। आगे भी बढ़ेंगे हम तो वहाँ भी क्या होगा, 8वां से ही मैच करेगा। इन्होंने ये बात बोला। जब ये बोले तो चेक होगा अब तो कि भाई साहब सब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। क्या कि इसके पहले लेवोजियर साहब भी बोल चुके हैं, संयोजकता का सिद्धांत भी आ चुका है, डोवेने का त्रिक नियम भी आ चुका है, सब फ्लॉप रहा। तो इनका भी चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो आगे देखा गया कि इनका भी थ्योरी में थोड़ी सी कठिनाइयाँ बढ़ी। और क्या कठिनाइयाँ थी वो देखेंगे हम, क्या कठिनाइयाँ बढ़ी। कठिनाइयाँ में क्या था कि ये बोले थे कि 56 तत्व तक ही लागू होगा। सिर्फ 56 तत्व ही है प्रकृति में। प्रकृति में कितने तत्व हैं, 56। लेकिन आज देख रहे हैं कितने तत्व की खोज हो चुकी है, 118। जो हम वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि अभी तक जो तत्वों की खोज हुआ है वो कितना हो चुका है, 118। जबकि ये क्या बोले थे कि नेचर में 56 ही होता है, जो क्या था, रॉन्ग था एकदम। इसके बाद बोला गया कि ये जो लागू होता है ये हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। किसके लागू होता है जी, हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। किनका, न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी भारी तत्वों के लिए नहीं है। सवाल सबसे फेमस समझिएगा कि यह कितने कितने तक लागू हो पाया। जब बाद में चेक हुआ तो कितने तत्वों तक ही जा पाया, तो कैल्शियम तक ही जा पाया। इनका न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके तक, कैल्शियम तक। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन से तत्व तक ही लागू था, तो कैल्शियम। परमाणु संख्या 20 पूछेगा, परमाणु संख्या में कितने तक, तो 20 यानी 20। और द्रव्यमान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि इनका जो लागू था न्यूलैंड का अष्टक नियम वो कैल्शियम तक ही लागू था, जिसकी परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40 होता है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे कि इन्होंने और भी चीज़ें बोला। जैसे कोबाल्ट और निकेल को
इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। आप समझ ही रहे हैं कि काफ़ी अलगे है। अलग क्यों है, कोबाल्ट और निकेल ये धातु है, ये दोनों का है अधातु है, एकदम रॉन्ग हो गया। इसके बाद फेरस कोबाल्ट, फेरस को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा, जबकि दोनों क्या करता है, गुण मैच करते हैं। जब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त साइंस देखिएगा कि इसमें जो होगा पढ़ाया जाएगा स्कूटी वन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। जबकि फेरस और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये कोबाल्ट और निकेल में नहीं आए, क्योंकि इसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप के में रखा गया है। हाइलोजन ग्रुप को डिनोट करते हैं एक्स से, ये इनमें दोष रहा। इसके बाद जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ, किसका खोज हुआ, अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो हमने देखा था कि अक्रिय गैस, जब ये बताया था तो अक्रिय गैस का खोज नहीं होता। जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ तो पहला तत्व का गुण जो है वो 8वें के बजाय किससे मैच करने लगा, 9वां से मैच करने लगा। देखिए 9वां से क्या करने लगा, मैच करने लगा। इस तरह से इनका भी थ्योरी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आज तक अभी तक हम लोग यहीं तक क्लास को स्टॉप करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ओवर भी देते हैं। 118 तत्वों का खोज हो चुका है अभी तक। इसमें इन्होंने कहा कि बांटने के लिए आवश्यक है क्योंकि हम नियमित अध्ययन कर सके। क्या अध्ययन कर सके, नियमित अध्ययन कर सके। दूसरा अगर देखें तो हमको एक समूह के बारे में, एक समूह में एक के बारे में पढ़े, पूरे समूह की क्वालिटी को बता सके, इनके लिए आ गया था। हमको पढ़ने में आसानी हो इसके लिए क्या करना पड़ा, तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा, यानी एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले वर्गीकरण के लिए कौन कूदे थे, लेवोजियर, जिसको रसायन का शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा आधार बनाया था, धातु और अधातु बनाया था। उसमें धातु में कहा था कि धातु धातु की चमक होती है, ये जो हैं तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्मीय होते हैं। ये बात इन्होंने बोला। जबकि धातु में ये सब क्वालिटियाँ नहीं होती है। तो इस कैटेगरी में इन्होंने बांटा, लेकिन उनमें भी कुछ दोष आया। तो फिर कौन आ गया, संयोजकता का सिद्धांत आया। वो भी रॉन्ग होने के बाद डोबैन का त्रिक नियम आया। त्रिक नियम क्या बोलता है, किनारे वाले तत्व का द्रव्यमान का औसत निकालिए, मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान बता देता है। इस क्रम में उन्हें सजाया देखा गया कि मेटल होगा ऊपर से नहीं जाने पर इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो बढ़ेगा, जबकि नॉन मेटल होगा तो घटेगा। इसके बाद डोबेनाइनर साहब आए, उन्हें अष्टक नियम दिया। इनके संगीत पदार्थ था और कहा पहला का तत्व 8वें से मैच करता है। और इन्होंने कहा था कि 56 तत्व ही हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि आज कितने हो चुके हैं, 118। और इनका जब चेक किया गया तो ये हल्के तत्वों तक ही लागू था, अर्थात कैल्शियम तक लागू था, जिसका द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु संख्या 20 तक ही क्या था, ये लागू हो पाया। इस तरह से डोबेनाइनर का अष्टक नियम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।